नमस्ते फ्रेंड्स। हमारा जो MDR HR यूट्यूब चैनल है उसके अंतर्गत हम हिंदी में वीडियोस रिलीज़ करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग ये हेड के अंदर। आज का ये 10वीं कड़ी है और आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशू की है, मास्टर डायरेक्शन इशू किया ड्राफ्ट, और इट इज़ ऑन बिजनेस ऑथराइजेशन फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। बहुत सारे का उन्होंने संकलन किया है, लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि इफ़ वी अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली देन वी कैन मेक सम गुड सजेशंस इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर सेक्टर। तो ये हम समझ लेंगे सर्कुलर पहले, और बाद में यू आर फ्री टू मेक सजेशंस टू सबमिट सबमिशंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो पहले तो इसका नाम दिया उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिजनेस ऑथराइजेशन, ये नाम है सर्कुलर का, सब्जेक्ट मैटर है। सो इट इज़ कॉल्ड एज ECBA, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिजनेस ऑथराइजेशन। तो इसमें सबसे पहले जो बैंक का कैटेगराइजेशन हमारा टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4, यानी 100 करोड़, 100 से 1000, 1000 से 10,000 और 10,000 के ऊपर, वो एज इट इज़ नॉट टच। दूसरी बात, जो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक का सर्कुलर था, दैट इज़ रिपील्ड ये इम्प्लीमेंट होने के बाद ऑफ कोर्स। तो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज बैंक का मेन सर्कुलर और FSWM का जहाँ पर भी रेफरेंस आ गया कोई भी सर्कुलर में, दैट वी शुड इग्नोर, दैट इज़ व्हाट द सर्कुलर सेज। मास्टर डायरेक्शन जो ड्राफ्ट है उसके अंदर लिखा है। तीसरा, ये जो ECB है उसका भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि कौन सी बैंक एलिजिबल होगी अंडर दिस सर्कुलर, एज पर दिस सर्कुलर। तो उसमें उन्होंने जो मेन कंडीशन है वो एक है कि रेगुलेटरी मिनिमम कैपिटल, यानी BR एक्ट जो मिनिमम कैपिटल चाहिए दैट इट मस्ट अटेंड, ये क्राइटेरिया के लिए तो पहली कंडीशन रेगुलेटरी कैपिटल की है, इट इज़ एज पर द एक्ट। दूसरा उन्होंने दिया है नेट NPA शुड नॉट बी मोर देन 3%, 3% के ऊपर नेट NPA नहीं चाहिए, इसमें कोई नई बात नहीं है। उसके बाद में नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 2 प्रीसीडिंग ईयर्स, 2 फिनेंशियल ईयर जो हमारे रहते हैं कि अप्रैल से 31 मार्च तक, वो प्रीसीडिंग 2 ईयर्स, यानी हम आज बात कर रहे हैं तो मार्च 25 और मार्च 24 के लिए हमारे बैंक ने नेट प्रॉफिट कमाना चाहिए था, और अकुमुलेटेड लॉस कोई भी नहीं चाहिए पुराना, दैट इज़ द कंडीशन। और CRR और SLR में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए। इसके अंदर थोड़ा वर्डिंग उन्होंने चेंज किया है, इट इज़ नॉट रिटन एज 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स लाइक नेट प्रॉफिट। उन्होंने क्या बताया, प्रीसीडिंग एंड करंट फाइनेंशियल ईयर। मेरा ये इंटरप्रिटेशन है कि जो करंट ईयर में हम सबमिट करें प्रपोजल, और उसके पहले के साल में CRR SLR में डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, नॉट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स लाइक नेट प्रॉफिट। उसके बाद में CBS फुल्ली इम्प्लीमेंटेड, ये जब है, हम बहुत बार RBI के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं कि उनका मेल आता है, वो रिपोर्ट 2 बजे मेल आता है, 6 बजे के अंदर उनको चाहिए, DN के पहले उनको चाहिए। ये इसलिए वो डिमांड करते हैं कि हमने राइटिंग में दिया रहता है कि हमारा बैंक CBS फुल्ली इम्प्लीमेंटेड है, एंड वंस यू क्लेम दैट माई बैंक इज़ फुल्ली इम्प्लीमेंटेड अंडर CBS, तो यू डोंट एनी चॉइस, हमको क्या करना पड़ता है, फिर इमीडिएट उनको रिपोर्ट जो चाहिए देना एक्सपेक्टेड है। उसके बाद में बैंक को कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, जैसा कि पुराने 31 मार्च के पहले सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क रहता था, और अभी 1 अप्रैल से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लागू हो गया। तो ऐसी कोई भी डायरेक्शन नहीं चाहिए कि जहाँ पर हमें बिजनेस ग्रोथ के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। उसके बाद में 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, ये भी पुरानी कंडीशंस है, बोर्ड के ऊपर 2 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर चाहिए, और बैंक में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट चाहिए। ये 2 कंडीशंस है, BOD में 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, वैसे बैंक में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। उसके बाद में वंस ECBA हमने है करके, कंप्लाइंट है करके डिक्लेयर कर दिया हमने, तो ये सिर्फ 1 साल के लिए। सो ये एक्सरसाइज हमें हर साल करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा ये एक्सरसाइज, कि हम कंप्लाइंट है ECBA,
31 मार्च का जब हमारा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट आता है और दैट वी एक्सेप्ट इट आफ्टरवर्ड्स। 31 मार्च का जो ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड में मीटिंग होता है वी अडॉप्ट इट। तो वो अडॉप्ट करने के बाद 30 दिन के अंदर हमें ये रिपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और रिजोल्यूशन पास करने के बाद 30 दिन के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और रिजोल्यूशन पास होने के बाद 15 दिन के अंदर हमें आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ता है कि वी आर ईसीबीए कंप्लायंट। ठीक है, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो हमने फुलफिल किया है। अभी सुपरवाइजरी रिव्यू ईसीबीए इज वैलिड कब तक का है ये हमने जब अडॉप्ट किया आरबीआई को इन्फॉर्म किया तो नेक्स्ट ईयर का जो 30 सितंबर है वहाँ तक ही ये लागू है, क्योंकि हमें अगेन रिवाइज करना पड़ता है। लेकिन ये 30 सितंबर नेक्स्ट ईयर का जो है, अभी अगस्त चल रहा है, इफ़ वी अडॉप्ट इट, हमने आरबीआई को इन्फॉर्म कर दिया तो हमारी बैंक जो है इसी कंप्लेंट कब तक है 30 सितंबर 2026 तक। सो दैट इज़ व्हाट इट मीन्स। लेकिन उसके पहले अगर आरबीआई का इंस्पेक्शन हो गया या हमारा ऑडिट हो गया स्टैच्यू ऑडिट और उसके अंदर हम अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते, फॉर एग्जांपल हमारा नेट एनपीए 4% हो गया, तो वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्फ एज इसी कंप्लेंट और वही हिसाब से हमें जो इसमें प्रोविजन दिया है वो लागू नहीं होगी। सो इफ नॉट फाउल एलिजिबल देन, लेकिन हमें जो प्रोविजंस एडिशंस जो दिए उन्होंने वो हमें मिलेगी नहीं। उसके बाद में अगर हमने डिक्लेयर किया कि हम इसी कंप्लायंट है और आरबीआई का इंस्पेक्शन आने के बाद उन्होंने अगर देखा कि वी आर नॉट इसी कंप्लायंट, तो वी आर डिबार्ड फॉर 1 साल के लिए, हम अगेन ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। और उससे भी जो सीरियस मैटर वो ये है कि बैंक के ऊपर एनफोर्समेंट एक्शन हो सकता है। अभी इट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, इसका मतलब क्या है कि पेनल्टी लगेगी। सो इनडायरेक्टली दे आर रिटर्न। इसलिए मेरी आप सबको अपील है कि अगर हमारा नेट एनपीए 2.95 के करीब होगा तो हम बहुत करीब है 3 एक्सीड करने के वक्त के लिए। और आरबीआई के इंस्पेक्शन में अगर 3% से ऊपर हो गया तो यू विल नॉट बी इसी कंप्लाइंट और आरबीआई हमें पेनल्टी लगा सकती है। सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अगर हमारे पास थोड़ी रूम नहीं है, 2% 1.5% के अंदर है तो ठीक है, लेकिन इफ़ इट इज़ अबाउट 2.80 एंड ऑल, एक भी बड़ा अकाउंट अगर हमारा उन्होंने एनपीए क्लासीफाई कर दिया तो हम दिक्कत में आ सकते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल। अभी एरिया ऑफ ऑपरेशंस के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है 2015 के बाद। जैसा पीसीए में किया है वैसे उन्होंने टेबल्स ही बनाए सीधा सीधा। वो कैसा है कि अगर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो बैंक का हेड ऑफिस है, जो डिस्ट्रिक्ट में बैंक का हेड ऑफिस है, तो वो डिस्ट्रिक्ट में वो बैंक उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन ब्रांचेस ओपन करने का है तो कर सकती है। इसके लिए आरबीआई की परमिशन जरूरत नहीं है। एक आधे डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में ब्रांच है या तालुका लेवल पे ब्रांच है, और दूसरे तालुका में या सेमी अर्बन प्लेस में या देहात में ब्रांच ओपन करने का है वही डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है एरिया ऑपरेशन बढ़ाने के लिए। दूसरा क्या है कि जो डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच है उसके जो एडजेसेंट नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है 3, वो 3 डिस्ट्रिक्ट में अगर हमें ब्रांच एक्सपेंशन करने का है एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट में, तो हमें आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कब? अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है वो कंप्लाइंट है तो। सो इसी कंप्लाइंट हो गए तो ए एंड बी लागू है। अगर इसी कंप्लाइंट नहीं है तो हमें आरबीआई की परमिशन ऑटोमेटिक रूट से लेना पड़ेगी, ख्याल में रखिए। ठीक है। तीसरा उन्होंने दिया है डिस्ट्रिक्ट के आजू बाजू की 3 डिस्ट्रिक्ट ए एंड बी में जो दिया है वो, और उससे भी ज़्यादा अगर हमें ब्रांच एक्सपेंशन जाने का है, यानी टोटल 1+3 4 हो गए, और 5वें डिस्ट्रिक्ट में अगर जाने का है तो हमें आरबीआई की परमिशन की ज़रूरत है। ठीक है।
और हम कितने ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 डिस्ट्रिक्ट में ब्रांचेस ओपन करते हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट में? ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारा ओन डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस वाला, आजू बाजू के 3 डिस्ट्रिक्ट 4 हो गए, और 5 डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा हम ओपन नहीं कर सकते। अगर हम ओपन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आरबीआई की परमिशन 4 के ऊपर हमें लेना पड़ती है। और ये किसको परमिशन किया है? जो बैंक टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में है, यानी 100 करोड़ के ऊपर जिनका डिपॉजिट है एज ऑन 31 मार्च 25, उनके लिए लागू है कि दे शुड बी ECBA कंप्लाइंट। आरबीआई की परमिशन लेना पड़ेगा 4 से ज़्यादा, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप एक्सपांड कर रहे हो तो टोटल। और वो साल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लीकेशन कर सकते हैं। और आपका जो हेडरूम कैपिटल है वो सफिशिएंट चाहिए। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कंडीशन। हेडरूम कैपिटल का कंडीशन सी में आया, ए एंड बी में उन्होंने कुछ लिखा नहीं हो। डी में वो क्या बोलते हैं? डी कैटेगरी में बियॉन्ड द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो स्टेट में रजिस्ट्रेशन है उसके बाहर, इसका मतलब बैंक मल्टी स्टेट होना चाहती है इनडायरेक्टली। तो ये किसके लिए परमिशेबल है? ओनली यूसीबी इन 3 and 4, यानी जिसका जो बैंक का डिपॉजिट 1000 करोड़ है उससे ऊपर है, उनके लिए लागू है। ECBA कंप्लाइंट इज ए मस्ट। और एक कंडीशन डाली है, असेस नेटवर्थ जो है बैंक का वो 50 करोड़ से ज़्यादा चाहिए, 50 करोड़ उससे ज़्यादा चाहिए। और प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए मस्ट। अगर आपको मल्टी स्टेट बनने का है, आज आप यूनि स्टेट में एक ही स्टेट में काम कर रहे हैं और मल्टी स्टेट में जा रहे हैं, तो आरबीआई की प्रायर परमिशन इज ए मस्ट, वो जरूरी है। अभी ये जो ऊपर का भी डिस्कशन लिया ABC में, वो कभी कभी क्या होता है कि रेवेन्यू अथॉरिटीज, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कुछ डिस्ट्रिक्ट को स्प्लिट करती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइज करती है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो ऑटोमेटिक वो बैंक को वो डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच ओपन करने की, जो भी ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, उसके लिए लागू नहीं हो, ऑटोमेटिक परमिशन है ऐसा, यू कैन टेक इट फॉर ग्रांटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें क्या ख्याल में रखना चाहिए इसमें? देयर रिवीजन इन द एरिया ऑफ ऑपरेशन, इसके लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज ए मस्ट। ये थंब रूल है, बाद में एक्सेप्शन दिए आरबीआई ने, ECA कंप्लाइंट है नहीं है जो भी है, लेकिन एज ए थंब रूल वी मस्ट नो, कीप इन माइंड दैट एरिया ऑपरेशन अगर बढ़ाने का है, रिवाइज करने का है, तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल जरूरी है। नॉट नेसेसरी फॉर A and B। अभी उन्होंने उधर क्या दिया है? A and B की जो कैटेगरी है, हमने अभी डिस्कस किया कि विद इन द सेम डिस्ट्रिक्ट और 3 एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए आरबीआई की प्रायर अप्रूवल जरूरी नहीं है। तीसरा, रिजोल्यूशन पास इन AGM, यानी हमारी जो AGM होती है उसके अंदर हमें रिजोल्यूशन पास करना चाहिए, और आरबीआई को हमें NOC के लिए लिखना पड़ता है। और जब हम एरिया ऑफ ऑपरेशन एक्सपांड कर रहे, बढ़ा रहे, तो आरबीआई को जब हम NOC मांगते हैं, डिमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो इट हैज़ टू बी जस्टिफाइड। हमें जब हम आरबीआई को रिक्वेस्ट करते हैं NOC के लिए, तो हम एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ाना क्यों चाहते हैं उसका रैशनल हमें देना पड़ता है। व्हाई वी प्रपोज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एरिया ऑफ ऑपरेशन। तो नेचुरली वो तो बिजनेस बढ़ाने के लिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए जो भी हमें रीजन देना है वो देना पड़ता है। तो वो विथ रीजनिंग वी हैव टू सीक परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद में आरबीआई ड्यू डिलीजेंस करती है। NOC हमने रिक्वेस्ट किया तो ऐसा नहीं मिलेगा, तो आरबीआई उनकी तरफ से ड्यू डिलीजेंस करती है। वो सबसे पहले क्या देखती है? हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स कितने हमारे फुल प्रूफ है। अगर कोई बैंक में फ्रॉड हो गया, इसका मतलब वहाँ पर सिस्टम्स एंड प्रोसीजर बराबर नहीं है, उनका डेटा क्लीन नहीं है, उनके रिपोर्ट जनरेशन प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, या आरबीआई की इंस्पेक्शन में कुछ कमेंट्स है सिस्टम्स एंड प्रोसीजर में, तो हमें NOC मिलने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद में जो साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो हमें 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके सिवाय NOC नहीं मिल सकती है। IT कंट्रोल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो कंट्रोल्स चाहिए सिस्टम में, वो बहुत नेसेसरी है, दैट आरबीआई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड नो।
और हेडरूम कैपिटल की इज ए मस्ट। बैंक का हेडरूम कैपिटल जो नेटवर्थ असेस नेटवर्थ वो हिसाब से हमें आरबीआई परमिशन देगी। और हमारे अदर बायलॉज में प्रोविजन नहीं है तो हमें हमारे बायलॉज हमें एजीएम में अमेंड करना पड़ेगा। इसलिए जो बैंक के एजीएम अभी बाकी होने की उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट अपना बायलॉज में अगर प्रोविजन है तो अमेंड करके लेना चाहिए, नहीं तो हमें स्पेशल एजीएम लेना पड़ेगा। और उसमें या तो अगले एजीएम तक राह देखना पड़ेगा, तो एक तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं तो पैसा वेस्ट होगा। सो जो बैंक्स की एजीएम अभी होने की बाकी है उन्होंने बायलॉज अमेंड कर लेना चाहिए। और जो एनओसी में आरबीआई की मिलेगी उसकी लिमिट दी है 180 डेज, यानी 6 महीना। 180 डेज के तक ये लागू है एनओसी। नहीं तो हमारा जो ईसीबी है वो भी रिवाइज होता है हर साल, और एनओसी भी इनवैलिड होगी 180 दिन के बाद। तो मेन गाइडलाइंस क्या है? प्रायर परमिशन फॉर ओपनिंग ऑफ ए न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस। जब हम वहाँ पर नया जगह पर बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो ये जो टेबल दिया वो हिसाब से हमें प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा सी एंड डी कैटेगरी के लिए। और ये सभी के लिए एटीएम हो, ब्रांच हो, एक्सटेंशन काउंटर हो, कलेक्शन सेंटर हो, ये सभी के लिए लागू है। और हमें सेक्शन 11(1) ऑफ बीआर एक्ट जो है, जो कैपिटल के बारे में बात करता है बैंक के, तो दैट वी हैव टू फुलफिल कंप्लाई। वो तो ऑलमोस्ट एवरी बैंक जो ब्रांच एक्सपांशन एरिया ऑफ ऑपरेशन पढ़ना चाहते हैं उनका रहता ही है। एज ऑन डेट मार्च 25 के जो अमेंडमेंट किया है बीआर एक्ट का, तो 5 लाख हमारा चाहिए। और जहाँ पर हम ब्रांच ओपन करने वाले वो एरिया में वो जो वहाँ की जो अथॉरिटी है, म्यूनसिपल अथॉरिटी, उनका कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए कि यहाँ पर नहीं कर सकते, आप ओपन नहीं कर सकते। जो भी है, फॉर एग्जांपल मिलिट्री कैंटोनमेंट होगा तो वहाँ पर उनके रूल चलते हैं, तो उनकी परमिशन हमें चाहिए विथ परमिशन। और जब हम ब्रांच किराए से लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो हमारा जो लीज एग्रीमेंट रहता है इट मस्ट बी वैलिड, है ना। वो जगह जो है वो कंस्ट्रक्शन जो जगह पर किया है वहाँ पर म्यूनसिपल अथॉरिटी का कंप्लीशन प्लान, ये सब जरूरी है। अभी ओपनिंग ऑफ न्यू प्लेस ऑफ बिजनेस में ड्राफ्ट गाइडलाइंस में क्या दिया है? ऑटोमेटिक रूट पहले तो दिया है, जैसा पुराने सर्कुलर में दिया है वही इसमें रिपीट किया है। तो जब ऑटोमेटिक रूट में अगर हम ये ईसीबी का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। किसके लिए? अगर 10% ब्रांच एक्सपेंशन के लिए, अगर हमारे 40 ब्रांचेस हैं तो 4 ब्रांचेस हम विदाउट आरबीआई के परमिशन से ऑटोमेटिक रूट से ओपन कर सकते, प्रोवाइडेड वी आर इन कंप्लायंस विद ईसीबी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है वो हमारा फुलफिल हुआ तो ये ऑटोमेटिक रूट है। दूसरा क्या है? अगर नहीं है हमारा तो देन यू हैव टू गो टू एनुअल एक्शन प्लान का रूट हमारे लिए ओपन है। हमारा अगर हम एक्सटेंशन काउंटर ओपन करना चाहते हैं, अगेन ऑटोमेटिक रूट तो उन्होंने क्या दिया है, ईसीबीए कंप्लायंट चाहिए, एनुअल एक्शन प्लान जो बिजनेस है वो यू हैव टू सबमिट, एंड जनरल कंडीशंस जो भी है अभी आगे दिया मैंने वो फुलफिल करना चाहिए। सो ओपनिंग ऑफ एक्सटेंशन काउंटर के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक रूट मेंशन नहीं किया है। उन्होंने ये दिया है कि पहले तो ईसीबीए कंप्लायंट चाहिए, लेकिन एक्सटेंशन काउंटर के लिए यू हैव टू सबमिट एनुअल एक्शन प्लान। और जो कंडीशंस है जनरल वो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। ओपनिंग ऑफ एटीएम, सीडीएम, कैश डिस्पेंसेशन मशीन और कैश सीआरएम, कैश रिसाइकलिंग मशीन, तो इट शुड बी ऑन साइट अगर होगा विदाउट परमिशन, ब्रांच के प्रीमाइसेस के अंदर ही होगा तो, और जनरल कंडीशंस इसके लिए लागू है। उसी तरह ओपनिंग ऑफ रिटेल असेट्स प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, कलेक्शन सेंटर, बैक ऑफिस, इसके लिए आरबीआई की ज़रूरत नहीं है परमिशन की, इट इज़ विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ओपनिंग ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिस, यानी अपर आपको रीजनल ऑफिस, जोनल ऑफिस, जो भी नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, क्लस्टर ऑफिस, जो नाम आप देते हैं, अगर आपको ओपन करने का है तो बैंक पहले तो ईसीबीए कंप्लायंट चाहिए, और 40 ब्रांच के लिए आप एक ओपन कर सकते हैं। अगर आप ईसीबीए कंप्लायंट है, 40 ब्रांच मिनिमम आपकी है, तो आप एक ऑफिस ओपन कर सकते हैं। और जो ईसीबीए कंप्लायंट नहीं है, जिनकी 40 ब्रांचेस है लेकिन ईसीबीए कंप्लायंट नहीं है, वो
प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक लेके ओपन कर सकते हैं। एक्सटेंशन काउंटर के लिए जो कंडीशंस उन्होंने लिए वो है कि फैसिलिटी शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू, काय के लिए वहाँ पे पूरा बैंकिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, डिपॉजिट विड्रॉल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, डीडीएमटी इशू या इनकैश कर सकते हैं, ट्रैवलर चेक्स कलेक्शंस ऑफ बिल्स हम कर सकते हैं, अगर एफडीआर है तो उसके अगेंस्ट लोन भी दे सकते हैं, जो भी डेलीगेटेड पावर्स होगा वो ब्रांच का या एक्सटेंशन काउंटर का, और 10 लाख तक का लोन वो एक्सटेंशन काउंटर के थ्रू डिसबर्स भी कर सकते हैं, और लॉकर फैसिलिटी हम एक्सटेंशन काउंटर में दे सकते हैं। दूसरी और क्या कंडीशन दिया है, प्रीमाइसेस जो है एक्सटेंशन काउंटर का वो कहाँ होना चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होना चाहिए, या कोई बहुत बड़ा कॉरपोरेट ऑफिस है, बिग ऑफिस है वहाँ पर, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, या बहुत बड़ी रेसिडेंशियल कॉलोनीज है तो वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। और एक प्रीमाइसेस में एक ही एक्सटेंशन काउंटर चाहिए, और एक्सटेंशन काउंटर मार्केट प्लेस में एक्सपेक्टेड नहीं है, शॉपिंग सेंटर मॉल है उसके अंदर एक्सटेंशन काउंटर एक्सपेक्टेड नहीं है। और एक्सटेंशन काउंटर शुड बी ओपन बाय प्रिंसिपल बैंकर, उनके जो मेन बैंकर है उन्होंने ओपन करना चाहिए। लेकिन कुछ कारणवश मेन ब्रांच फॉर एग्जांपल बहुत दूर है वो जगह से, तो नो एनओसी दे सकते हैं, उसके बाद में दूसरे बैंक वहाँ पर जिसकी मेन ब्रांच बेस ब्रांच जिसको बोलते हैं 10 किलोमीटर के अंदर है, तो दे कैन ऑल्सो ओपन एक्सटेंशन काउंटर। लेकिन मेन बैंकर है और प्रिंसिपल बैंकर का जो एनओसी है इट इज़ ए मस्ट, उनके रिटर्न कंसेंट जो है वो इट इज़ ए मस्ट, और उसका जो फिजिबिलिटी है वो तो बैंक की सोच है कि है नहीं है जो भी है। उसके बाद में एटीएम सीडीएम सीआरएम जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं हम, वहाँ पर सब सर्विसेज जो एक्सपेक्टेड है वो मशीन्स के द्वारा वो दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थर्ड पार्टी का एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। हमारे जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसके थ्रू हो सकते हैं मशीन्स के थ्रू, बाकी का जो ट्रांजेक्शन है बेस ब्रांच में होंगे। और जो एक्सटेंशन काउंटर है ये जो सॉरी एटीएम वगैरह जो है एरिया में वहाँ पर दूसरे लोगों की एडवर्टाइजमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हमें शिफ्टिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस करने का जगह चेंज करने की है तो बोर्ड रेजोल्यूशन बहुत ज़रूरी है, बिजनेस एस्पेक्ट वो जस्टिफाई करना पड़ेगा आपको। और अगर विद इन सेम सिटी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर विद इन सेम सिटी है तो परमिशन की ज़रूरत नहीं है, नो प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमें जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा कि वी आर शिफ्टिंग टू न्यू प्लेस, जो भी है एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा, और वी हैव टू इन्फॉर्म आवर कस्टमर्स, एसएमएस ईमेल के द्वारा हमें हमारे कस्टमर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर स्प्लिटिंग ऑफ ब्रांच, कभी कभी क्या होता है कि हमारी ब्रांच का एरिया छोटा पड़ता है और हम आजू बाजू का कुछ तो भी एरिया लेते हैं, वहाँ पर एसबी डिपार्टमेंट शिफ्ट किया फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए ज़रूरत नहीं है, प्रोवाइडेड एसबी डिपार्टमेंट दोनों जगह पे नहीं चाहिए। तो फुल फ्लेज एक्टिविटी जो हमने शिफ्ट की है वो वहाँ पर ही होना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी चालू यहाँ पर भी चालू, दैट इज़ नॉट परमिटेड। सो ना नो प्रायर परमिशन स्प्लिट किया हमारे बिजनेस का जो भी एक्टिविटीज़ है वो, या चेक कलेक्शन हम दूसरी जगह पर करें बाजू के प्रीमाइसेस में, वो चलता है। ओवरलैपिंग नहीं चाहिए, इसका मतलब दोनों जगह पर एक ही बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं। डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज की भी उन्होंने डिफाइन किया है, वो सबसे पहले तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल नहीं चाहिए, और हमारा वॉलंटरी डिसीजन है, वो बैंक का डिसीजन है डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज अडॉप्ट करना के लिए चाहिए, देना कि नहीं चाहिए कस्टमर्स को, दैट इज़ दैट बैंक्स निर्णय जो भी होगा वो फाइनल है, उसके अंदर आरबीआई इंटरफेयर नहीं करेगी, ठीक है ना। तो दे हैव टू फॉर्मुलेट स्कीम, बोर्ड को एक स्कीम फॉर्मुलेट करके उसके अंदर टर्म्स कंडीशन जो भी है, क्या सेवा दे सकते क्या नहीं दे सकते, वो बिल डिफाइन करना चाहिए और फिर वो इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज के लिए आप बैंक अपने खुद के एम्प्लॉयज़ डिप्लॉय कर सकते हैं, या यू कैन एम्प्लॉय एजेंट्स थर्ड पार्टी के थ्रू भी हम कर सकते हैं, बट इट हैज़ टू बी इंश्योरेंड इन दी पॉलिसी। और जो भी चार्जेस हम लगाएंगे वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, पारदर्शक चाहिए, उनको कस्टमर्स को मालूम चाहिए कि ये अगर मैंने सर्विस लिया, अब मुझे 1 लाख कैश चाहिए मेरे घर पे, बैंक मेरे घर पे आके 1 लाख दे रही है जो भी प्रिकॉशंस लेके, तो क्या चार्जेस लगेंगे मुझे पहले ही मालूम होना चाहिए। सो और मेरी कोई शिकायत होगी सर्विस के बारे में
डोरस्टेप बैंक के, तो उसका रिड्रेसल मैकेनिज्म भी पब्लिश करना चाहिए, मालूम चाहिए, ट्रांसपेरेंटली बैंक ने डिस्प्ले करना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, बैंकिंग हॉल के ऊपर, जो भी है। उसके बाद में एडिशनल गाइडलाइंस भी दिया है सर्कुलर में, जो बैंक का नेम बोर्ड रहता है बैंक का, उसके बारे में भी दिया है कि आप अगर शॉर्ट नेम यूज़ करना चाहिए तो बैंक का जो लाइसेंस में जो नाम है उसका उसका फॉन्ट, और जो शॉर्ट नेम आप यूज़ कर रहे हैं उसका फॉन्ट, इसके बारे में लिखा है कि जो शॉर्ट नेम है उसका फॉन्ट मेन नाम से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो लाइसेंस के अंदर, आरबीआई का लाइसेंस के अंदर जो नाम है बैंक का, वो बोल्ड चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए, उसके अंदर कोऑपरेटिव वर्ड भी दिखना चाहिए, और एब्रीवेटेड जो आप नाम यूज़ करते कभी कभी उसके बारे में आप लिख सकते हैं, लेकिन उसका फॉन्ट जो है लेटर्स उसके जो बड़े नहीं होने चाहिए बैंक के नाम से, ओरिजिनल नाम के उससे ज़्यादा। उसके बाद में मेरे ख्याल से 2005 या कभी तभी सर्कुलर आया था कि चेंज प्रोसीजर फॉर चेंज इन द नेम ऑफ द बैंक, का नाम बदलने का है। तो अभी इसके अंदर लेटेस्ट आ गया एक 20 साल के बाद लगभग, और इंक्लूजन ऑफ ईसीबी इन सेकंड शेड्यूल, इसका मतलब शेड्यूलमेंट के लिए क्या कंडीशंस है वो भी ये सर्कुलर में उन्होंने दी है। वो लगभग वही सेम कंडीशन जो अभी है टीयर 3 टीयर 4 बैंक्स के लिए जो भी कंडीशंस डाली है, ऑलमोस्ट सेम आर इनकॉर्पोरेटेड। ये एडिशनल गाइडलाइंस दी है, एंड 40 पेज का ये गाइडलाइंस है मेन। बाद में रिपोर्टिंग सिस्टम ये वो सब उसके अंदर दिया है। अभी जो भी आरबीआई ने दिया है इसके अंदर, तो मेरा पर्सनल कंसर्न जो है वो आई एम शेयरिंग, आप इसके अंदर दूसरा भी देख सकते हैं। व्हाट आई फेल्ट आई एम शेयरिंग विथ यू, मुझे क्या लगा, तो जो हेडरूम कैपिटल है वो वहाँ पर कोई सेपरेट पैराग्राफ में उन्होंने मेंशन नहीं किया है। आखिरी आखिरी में अनेक्शर में जो स्टेटमेंट सबमिट करने का है हमें रिपोर्टिंग सिस्टम में, उसमें लिखा है कि पर ब्रांच हेडरूम कैपिटल शुड बी 2 करोड़। अभी तक क्या था कि मेट्रो में 4 करोड़, अर्बन में 2 करोड़, सेमी अर्बन में 1 करोड़, और छोटी जो रूरल एरियाज है उसके लिए 50 लाख, ऐसा जो था वो उन्होंने चेंज किया, अभी 2 करोड़ किया। अभी इससे क्या होगा कि जो फॉर एग्जांपल आई मीन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में बम्बई पुणे की जो भी हेड ऑफिस के बैंक्स हैं उनके मैक्सिमम ब्रांचेस मेट्रोज में है, तो उनका आज तक का हेडरूम कैपिटल हर एक ब्रांच के लिए 4 करोड़ था, अभी वो सीधा 2 करोड़ हो गया। सो दे विल बी बेनिफिटेड कि वही हेडरूम कैपिटल में वो दुगनी ब्रांचेस ओपन कर सके, जस्ट अप्रोक्सीमेटली आई एम टेलिंग यू। लेकिन दूसरा जो इम्पैक्ट होगा, जो भी बैंक्स का हेड ऑफिस तालुका लेवल या अर्बन एरियाज में है, और जिनकी मैक्सिमम जो ब्रांचेस है वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा है, यानी मैक्सिमम ब्रांचेस 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ ये रेंज में है, तो जो भी ब्रांचेस उनकी 50 लाख या 1 करोड़ के रेंज में आती थी अभी तक के नॉर्म्स में, अभी उनको 2 करोड़ लगेगा पर ब्रांच। सो इट विल बी ह्यूज ड्रैग ऑन देयर हेडरूम कैपिटल, उनकी जो एबिलिटी है ब्रांच एक्सपेंशन की वो कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि व्हाट आर द एडवांटेज इज गिवन बाय दिस सर्कुलर टू दी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैविंग हेड ऑफिस एट मेट्रो प्लेसेस, वो रहने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें दूसरी जो कैटेगरी है, जो बैंक्स के, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के हेडक्वार्टर्स तालुका या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में है, और जिनके ब्रांचेस ज़्यादा रूरल ब्रांचेस या सेमी अर्बन एरियाज में, उनके लिए ये जो क्राइटेरिया है एवरेज सबके लिए सरीका 2 करोड़ पर ब्रांच, वो दिक्कत ला सकती है, उनका एक्सपेंशन प्लान्स में पानी फेर सकता है। तो दिस इज़ माय कंसर्न। दूसरा रेगुलेटरी असेसमेंट में उन्होंने कह दिया कि वी हैव टू डिक्लेयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और दूसरा 30 सितंबर लागू होगा वो। लेकिन इनके बीच में अगर आरबीआई का इंस्पेक्शन आ गया और उनका असेसमेंट में वेरिएशन होगा, बहुत बार हमारी जेन्युइन मिस्टेक रहती है। लेकिन हमारी जब मार्जिनल केस है, फॉर एग्जांपल नेट एनपीए 3% से उससे थोड़ा कम है और उन्होंने 3% से बढ़ गया आफ्टर आरबीआई इंस्पेक्शन, तो क्या होगा कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट विल कम इनटू पिक्चर, और एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट रूथलेस पेनल्टी लगेगी बैंक को। सो इट इज़ अ वेरी डेंजरस। तो एक तो
बैंक ने आरबीआई के इंस्पेक्शन होने तक राह देखना चाहिए इफ देयर केस इज मार्जिनल, नहीं तो दे आर टेकिंग रिस्क, दैट इज व्हाट माय परसेप्शन इज। क्योंकि प्रॉफिट का भी बहुत बार क्या होता है कि कुछ बैंक साथ टॉपसी-टोरी हो जाता है कोई एक एंट्री की वजह से। सो दिस इज द मेन कंसर्न कि हमारा अगर एलिजिबल क्राइटेरिया में कुछ असेसमेंट के बाद और आरबीआई के इंस्पेक्शन के बाद असेसमेंट में कोई वेरिएशन होगा है और उस वजह से हमारा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम ब्रीच करते हैं तो पेनल्टी का क्लॉज इज़ वेरी डेंजरस। उसके बाद में वैलिड 180 दिन तक ही है और बहुत बार कुछ लैंडलॉर्ड का डिस्प्यूट हो जाता है तो इशू हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो कभी कभी ये जो पीरियड है वो कम हो सकता है। इसका एक्सटेंशन का स्पेशल रिक्वेस्ट लेके भी कुछ प्रोविजन होना चाहिए विथ वैलिड रीजंस। और रीजनल ऑफिस जो है 40 ब्रांच के लिए मेरे ख्याल से एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द ब्रांचेस, मॉनिटरिंग कंट्रोल के लिए अगर ये 20 ब्रांचेस का किया कि 20 ब्रांच के लिए आप एक रीजनल ऑफिस ओपन कर सकते हैं तो बैंक की हेल्थ के लिए, सुपरविजन के लिए, बैंक के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। आप भी, मेरी रिक्वेस्ट है, आपके जो कंसर्न्स होगी आप अपने एसोसिएशन के थ्रू या आरबीआई को डायरेक्ट भेज सकते हैं। टाइम बहुत कम है इसीलिए इसका फुल फ्लेज डिस्कशन बोर्ड में होके व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड शुड बी इन्फॉर्म टू आवर एसोसिएशन और आरबीआई डायरेक्टली। ये मेरा अपील है। थैंक यू। हमारे जो एमडीआर एचआर के जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, मैं अपील करता हूँ कि आप अपने जो भी फ्रेंड्स है अर्बन कॉर्पोरेट बैंकिंग सेक्टर के या बैंकिंग सेक्टर के, उनको आप इन्फॉर्म करें, फॉरवर्ड करें हमारे वीडियोस और लाइक करके हमें प्रोत्साहित करें। थैंक यू।